साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर सब कुशल मंगल होंगे और सभी अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। इससे पहले चैप्टर नंबर 8 तक आप सब ने कवर कर लिया था, तो चैप्टर 9 को आज स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। देखिए, अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा, यानी साइबर सिक्योरिटी जो है वो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा शामिल है। यानी साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आपका डेटा ये शामिल है। यह दो शब्दों से मिलकर बना, यानी साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना। एक शब्द है आपका साइबर, दूसरा शब्द है आपका सुरक्षा। साइबर उस तकनीक से संबंधित है जिसमें सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा शामिल है। साइबर में क्या है? सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा। प्रोग्राम मीन सॉफ्टवेयर है ना, और डेटा आपका ये साइबर है। और सिक्योरिटी का मतलब उसकी सुरक्षा, यानी प्रोग्राम, हार्डवेयर, डेटा, इन सब की सुरक्षा। तो पूरा एक नाम दिया गया है साइबर सिक्योरिटी, है ना। जबकि सिक्योरिटी से संबंधित सुरक्षा जिसमें नेटवर्क सुरक्षा और एप्लीकेशन एवं सूचना शामिल है। तो आई होप आपको साइबर सिक्योरिटी समझ में आ चुका होगा। साइबर शब्द का मतलब आप समझ चुके होंगे। इंटरनेट पर जो साइबर शब्द है वो आपका डेटा है ना। आपका डेटा है, प्रोग्राम है, सिस्टम है, ये सब साइबर है और इसकी सुरक्षा साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। अब देखिए, नीड एंड गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्या है और इसका गोल क्या है? तो साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तियों और संगठनों को साइबर हमलों और संवेदनशील और गोपनीय जानकारी की चोरी या हानि से बचाती है। साइबर सिक्योरिटी या साइबर सुरक्षा क्या करती है? व्यक्तियों और संगठनों को साइबर हमलों, संवेदनशील और गोपनीय जानकारी की चोरी या हानि से बचाती है। साइबर सुरक्षा पेशेवरों की आवश्यकता हर क्षेत्र और उद्योग में है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल, सरकार, विनिर्माण और खुदरा क्षेत्र में विशेष रूप से तत्काल इसकी आवश्यकता है। साइबर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेफगार्ड इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट साइबर अटैक्स एंड थेफ्ट or loss of sensitive and confidential information. Cyber security professionals are needed across every sector and industry, but it is clear that there is particularly urgent need in financial services, healthcare, government, manufacturing and retail. समझ रहे हो? तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो वित्तीय सेवाओं में, स्वास्थ्य देखभाल, सरकार, विनिर्माण और खुदरा क्षेत्र में विशेष रूप से तत्काल आवश्यक है। इसकी आजकल हर चीज ऑनलाइन हो गई है। जैसे अगर आप अपना बैंकिंग देखेंगे तो आपका इंटरनेट बैंकिंग हो गया है और बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। तो आज की डेट में साइबर सुरक्षा एक बहुत ही जरूरी पार्ट बन गया है ना। साइबर सिक्योरिटी बहुत ही जरूरी पार्ट बन गया है। अब हम कैसे साइबर सुरक्षा कर सकते हैं? तो सिक्योरिंग पीसी यानी कंप्यूटर सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? हम अपने कंप्यूटर की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? तो कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको साइबर सिक्योरिटी या फिर आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुरक्षा या सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसे विशेष रूप से कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इससे कंप्यूटर सिस्टम और डेटा जिसे ये स्टोर या एक्सेस करते हैं की सुरक्षा होती है। यह सूचना सुरक्षा के रूप में जाना जाता है जो कंप्यूटर पर लागू होता है। कंप्यूटर सुरक्षा के उद्देश्य में सूचना की चोरी से सुरक्षा करना शामिल है, यानी कोई सूचना की चोरी ना कर पाए, इस चीज की सुरक्षा इसमें शामिल है। अब देखिए, साइबर अटैक निम्न तरह से हो सकता है। साइबर अटैक कैसे हो सकता है ना, और इसी साइबर अटैक से हम सुरक्षित होना चाहते हैं। तो साइबर अटैक कैसे हो सकता है? पहला पॉइंट है डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स। डाउनलोडेबल फाइल्स वायरस का सबसे प्रमुख तथा संभव स्रोत है। जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि उसके साथ में कोई ना कोई वायरस भी आ सकता है। किसी भी प्रकार की एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे गेम,
आपने डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल किया। स्क्रीन सेवर इत्यादि इसके प्रमुख सोर्स हैं जिनके माध्यम से साइबर अटैक हो सकता है, वायरस आ सकता है। यदि आप किसी प्रोग्राम को इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड करने से पहले प्रत्येक प्रोग्राम को स्कैन करना आवश्यक है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर वायरस अटैक के अन्य स्रोत हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में वायरस तथा बग के होने की संभावना अत्यधिक होती है, जिन्हें ढूंढकर सिस्टम से दूर करना बेहद कठिन है। इसलिए इंटरनेट से सूचना को किसी भी रिलायबल सोर्स से ही डाउनलोड करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप चले गए इंटरनेट पर और आपने कुछ भी डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लिया है। किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से ही आपको फाइल डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि उसके साथ में वायरस प्रोग्राम भी डाउनलोड हो सकता है और आपके सिस्टम को नुकसान कर सकता है ना। तो इससे भी थोड़ा सा हमें दूर रहना चाहिए। और यहाँ पे जैसा दिया है ना क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, तो ये जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर होते हैं क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो सेल किए जाते हैं, जिनको परचेज करना होता है, जो प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन क्या होता है आज की डेट में बहुत सारे लोग उसको क्रैक कर देते हैं और क्रैक्ड सॉफ्टवेयर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी होती है जो कि क्रैक्ड सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें वायरस हो सकते हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, उससे आपके सिस्टम को हैक भी किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है ईमेल अटैचमेंट। ये अटैचमेंट वायरस के मुख्य स्रोत होते हैं। ईमेल अटैचमेंट, इन ईमेल अटैचमेंट को आसानी से हैंडल किया जा सकता है, यानी ईमेल अटैचमेंट के थ्रू भी वायरस आ सकता है आपके पास, जब कोई आपके पास मेल करता है तो, है ना। और मेल से बहुत सारे वायरस आते हैं। चौथा पॉइंट है इंटरनेट। सभी कंप्यूटर के यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम पर वायरस अटैक से अनवेयर होते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध क्लिक या डाउनलोड इत्यादि तत्व ही वायरस के फैलने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब आप कहीं पे क्लिक करते हैं, ऐसा कुछ एडवर्टाइज आपके सामने होता है, वहां पे आप क्लिक कर देते हैं, या कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ साथ में दूसरा कोई डाउनलोड का एक ऑप्शन बन जाता है। आप समझ नहीं पाते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन मेन वाला कौन सा है, तो वहां पे क्लिक कर देते हैं और फिर वायरस अटैक आपके ऊपर हो जाता है, आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है ना। तो इंटरनेट भी एक माध्यम होता है हमारे कंप्यूटर में वायरस आने का। ओके, तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनके माध्यम से वायरस आ सकता है। अगला पॉइंट है बूटिंग फ्रॉम अननोन सीडी। अगर आप अननोन सीडी से अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं, मतलब आप अपने कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और ऐसी कोई अननोन सीडी है जिसे आप जानते नहीं है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपने ऐसे डाउनलोड कर लिया या कोई सीडी मिली, आप उससे अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, तो ऐसे में भी चांसेस हैं कि उसमें वायरस आ सकते हैं। तो जब भी कंप्यूटर कार्य नहीं कर रहा होता है उस समय कंप्यूटर में पड़ी सीडी को निकाल लेना ही ठीक माना जाता है। यदि हम कंप्यूटर से सीडी नहीं निकालते हैं तो यह स्वतः ही डिस्क में बूट होने लगती है, जिससे वायरस अटैक की संभावना बढ़ जाती है। कई बार होता है ना, जब हम कोई अननोन सीडी यूज करते हैं तो उसमें भी वायरस हो सकता है, तो हमें ऐसे सीडी को रिमूव कर लेना चाहिए, है ना। अगला पॉइंट है कंप्यूटर सुरक्षा के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट को इस प्रकार हम समझते हैं, जो कि निम्न प्रकार दिए गए हैं। जैसे नंबर 1 है कॉन्फिडेंशियलिटी। किसी भी इंफॉर्मेशन डेटा के अन्य इलीगल पर्सन द्वारा एक्सेस न होने की घटना को सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत आता है ना। दूसरा है नॉन रिपुडिएशन। मैसेज को भेजने वाला ओरिजिनल पर्सन कहीं अपने मैसेज को स्वयं का होने से न इग्नोर कर दे, इस प्रकार की जो सुनिश्चितता है उसको हम नॉन रिपुडिएशन कहते हैं। तीसरा पॉइंट है ऑथेंटिकेशन। यह कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के लीगल अथवा इलीगल होने को सुनिश्चित करता है। कौन? ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना। और अगला पॉइंट है हमारा एक्सेस कंट्रोल। जिस यूजर को जिन रिसोर्सेस का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त हो वह केवल उन्हीं रिसोर्सेस को इस्तेमाल करे, इस बात को सुनिश्चित कौन करता है? एक्सेस कंट्रोल करता है। और अगला पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी। सभी सिस्टम्स के कार्य करने के प्रोसेस का सही होना व किसी भी लीगल यूजर को सेवाएं देने से न मना करना, इसे अवेलेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा क्रिप्टोग्राफी।
किसी सूचना को छिपाकर या सीक्रेट तरीके से लिखने की तकनीक को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। इसके माध्यम से इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर के दौरान डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। यानी किसी सूचना को छिपाकर या सीक्रेट तरीके से जब हम लिखते हैं तो इसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, और इसके माध्यम से इंटरनेट पर डेटा हमारा क्या होता है, ट्रांसफर के दौरान डेटा सुरक्षित रखा जाता है। अब देखिए क्रिप्टोग्राफी में प्रयोग होने वाले तत्व क्या हैं। तो क्रिप्टोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्लेन टेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं प्लेन टेक्स्ट की तो ये होता क्या है, यह इनपुट के रूप में दिया जाने वाला ओरिजिनल मैसेज होता है। जैसे आपने लिखा हेलो, तो ये हेलो क्या है, हमारा ओरिजिनल मैसेज है। यह एक प्लेन टेक्स्ट है, यानी जो इनक्रिप्टेड ना हो, है ना, वो प्लेन टेक्स्ट होगा। दूसरा है सिफर। यह बिट वाई बिट या कैरेक्टर वाई कैरेक्टर परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें संदेश का अर्थ नहीं बदलता है लेकिन ये चेंज हो जाता है। जैसे हेलो का अर्थ नहीं चेंज होगा बट ये चेंज हो जाएगा, देखने में आपको समझ नहीं आएगा। फिर होता है सिफर टेक्स्ट। एक होता है सिफर, ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो बन जाता है सिफर टेक्स्ट। यह कोडेड मैसेज या इनक्रिप्टेड डेटा होता है जिसे यूजर सीधे सीधे नहीं पढ़ सकता है। जैसे आपने लिखा हेलो, ये प्लेन टेक्स्ट है, इसको सिफर प्रोसेस के माध्यम से सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हेलो जो आपने लिखा, यहाँ पे क्या लिख जाएगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया, ऐसे करके कुछ भी हम लिख देते हैं तो एक कोड ऐसे बन जाएगा, है ना। तो ये जो कोड बन गया है, अब ये समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कोड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा बट एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। लिखा तो हेलो है बट ये चीज़ कोई पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये जो चीज़ है ना, ये इनक्रिप्टेड है। आप लोग जब अपने मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे तो वहाँ पर भी लिखा होता है, इनक्रिप्टेड के बारे में सब बताया जाता है कि आपका जो मैसेज है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, यानी इसको कोई भी पढ़ नहीं सकता है। अब जब मैसेज करते हैं तो ना ही व्हाट्सएप का सर्वर पर वो डेटा होता है, वो वहाँ पे जो डेटा होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, मतलब उसको कोई पढ़ नहीं पाएगा। जब वो यूजर के पास जहाँ भेजना होगा केवल वही पढ़ सकता है, ठीक है ना, यानी जिसके पास भेजा गया है केवल वही पढ़ सकता है। तो जब हम भेजते हैं तो हमने तो हेलो लिखा लेकिन वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया। अब वो प्लेन टेक्स्ट था, सिफर टेक्स्ट बन गया। अब जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो फिर से वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये एक एल्गोरिथम है, और प्लेन टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट हमारा होता है, सिफर टेक्स्ट हमारा इनक्रिप्टेड होता है ना। और अगला पॉइंट है हमारा इनक्रिप्शन है क्या, तो प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही इनक्रिप्शन कहते हैं। प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को इनक्रिप्शन कहते हैं। इसके तहत एक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है जो इनक्रिप्ट कर देता है। दूसरा पॉइंट है डिक्रिप्शन। यह इनक्रिप्शन प्रोसेस का रिवर्स होता है, विपरीत होता है, अर्थात इसमें सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित करते हैं। साइबर यहाँ लिखा मिस्टेक हुई है, यहाँ पे होगा सिफर टेक्स्ट, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, समझ रहे हो। इसके बाद आता है स्टेनोग्राफी। मैसेज को उसके ओरिजिनल रूप को छुपाने की कला को स्टेनोग्राफी कहते हैं। मैसेज को उसके ओरिजिनल रूप को छुपाने की कला को स्टेनोग्राफी कहते हैं। यह डेटा प्राइवेसी और इंटीग्रेशन में मदद करता है, यानी प्राइवेसी और इंटीग्रेशन में हेल्प करता है। अगला पॉइंट है इंटीग्रिटी। यह सुनिश्चित करता है कि इंफॉर्मेशन को किसी इलीगल यूजर द्वारा इस प्रकार बदला तो नहीं गया कि उसे लीगल यूजर भी ना पहचान सके। यानी इंटीग्रिटी क्या करता है, यह सुनिश्चित करता है कि जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को किसी इलीगल यूजर के द्वारा इस प्रकार तो बदला नहीं गया कि उसे लीगल यूजर भी पहचान ना सके। इंटीग्रेशन कंप्यूटर सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। अगला पॉइंट हमारा है कंप्यूटर सुरक्षा के उपाय, यानी कंप्यूटर सुरक्षा के उपाय क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है विंडोज फायरवॉल होना चाहिए। ये या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। विंडोज फायरवॉल या तो हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। विंडोज फायरवॉल एक अवरोध है जो इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क से आने वाली जानकारी, जैसे कई बार ट्रैफिक कहते हैं, की जांच करती है। यानी जो भी इंटरनेट से किसी अन्य नेटवर्क से आने वाली जो जानकारी होती है उसकी जांच करती है, और आपकी फायरवॉल सेटिंग के आधार पर या तो उसे नकार देती है
मना कर देती है या आपके कंप्यूटर पर आने की अनुमति देती है। या तो उसको ब्लॉक कर देगा, जो फायरवॉल होगा अगर उसको कुछ अनवांटेड लगेगा तो उसको ब्लॉक करेगा, अदरवाइज परमिशन देगा कि आप आ सकते हैं, वो डेटा आ सकता है। ठीक है, तो फायरवॉल होना जरूरी है और इसे ऑन रखना भी जरूरी है। ऑफ कर देंगे तो फायरवॉल फिर काम नहीं करेगा। फायरवॉल अनधिकृत यूजर को किसी नेटवर्क या इंटरनेट से आपके कंप्यूटर तक आने से रोककर इसकी सुरक्षा करता है। यानी फायरवॉल जो होता है हमारे कंप्यूटर में, देखो फायर का मतलब आग है और बाल का मतलब दीवार है, तो एक आग की दीवार है, ऐसे आप हिंदी में समझो। फायरवॉल का मतलब होता है आग की दीवार, है ना। तो ये बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी है हमारे सिस्टम के अंदर। अगर कुछ भी अनवांटेड लगता है उसको ये ब्लॉक करता है, अदरवाइज इसको एक्सेस दे देता है। तो फायरवॉल अनधिकृत यूजर को किसी नेटवर्क या इंटरनेट से आपके कंप्यूटर तक आने से रोककर इसकी सुरक्षा करता है। विंडोज फायरवॉल विंडोज एक्सपी में अंतर्निहित होता है और अपने आप ये चालू हो जाता है, जैसे आपके कंप्यूटर की वायरसों तथा अन्य खतरों से रक्षा करने में मदद मिलती है। अगला क्या होना चाहिए? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यह उन कंप्यूटर प्रोग्राम से बना होता है जो कि कंप्यूटर वायरस को पहचानने का और उसे हटाने का कार्य करते हैं और अन्य मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी मालवेयर की पहचान करते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम वायरस, वर्स और ट्रोजन हॉर्स देखने के लिए ईमेल और आपके कंप्यूटर की अन्य फाइलों की जांच करता है। यदि कोई वायरस, बॉम्ब या ट्रोजन हॉर्स मिलता है तो यह आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए उससे पहले ही एंटीवायरस प्रोग्राम या तो इसे रोक कर रखता है या पूरी तरह से हटा देता है, डिलीट कर देता है। तो एंटीवायरस भी हमारे कंप्यूटर को हेल्प करता है, वायरस आने से रोकता है। ओके, अब देखिए कई एंटीवायरस प्रोग्राम में ऑटोमेटिक अपडेट्स की क्षमता होती है। जब आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है तो जांचने के लिए नए वायरस की एक लिस्ट जोड़ दी जाती है, जिससे आपका कंप्यूटर नए अटैक से सुरक्षित हो जाता है। क्या होता है अगर हम अपडेट नहीं करते हैं, क्योंकि नए नए प्रकार के वायरस बन जाते हैं, तो ऐसे में हमारा एंटीवायरस अपडेट होना जरूरी है ताकि वो नए नए वायरस से वो लड़ पाए, उनको रोक पाए, है ना। इसलिए अपडेट करना भी जरूरी है। तो कई सारे एंटीवायरस हैं जो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं, कुछ को आपको करना पड़ता है। और बहुत सारे फ्री में एंटीवायरस आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे पेड होते हैं जिनके लिए पैसे लगते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे K7 टोटल सिक्योरिटी की बात की जाए तो K7 टोटल सिक्योरिटी भी एक अच्छा एंटीवायरस है। अवस्ट एंटीवायरस है, मैकफी है, उसके बाद में बिट डिफेंडर है, नॉर्टन है, क्विक हील है, अवस्ट है। तो ये कई सारे हैं, है ना। यहाँ पर नोट्रॉन हो गया, मैकफी हो गया, K7 हो गया, ये डबल लग गया है। तो कई सारे एंटीवायरस हैं जिनका हम इस्तेमाल अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट दिया है वायरस। तो वायरस विनाशक या मिसलीडिंग प्रोग्राम होते हैं जो इंटरनेट पर किसी नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फैलते हैं। वायरस अन्य फाइलों से अटैच्ड हो जाते हैं या स्वयं को सामान्य रूप से दिखाई देने वाली फाइल के रूप में छुपा लेते हैं। आपको लगेगा सामान्य फाइल है बट उसके अंदर वायरस होगा। वे स्वयं की कॉपी बना सकते हैं और आपके कंप्यूटर के विभिन्न भागों जैसे डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के भागों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो वायरस जो होते हैं वो विनाशक या मिसलीडिंग प्रोग्राम होते हैं जो इंटरनेट पर किसी नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फैलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर वायरस स्वयं को किसी फाइल या आपकी हार्ड डिस्क के किसी भाग से अनुलग्न कर लेते हैं और तब ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर अन्य स्थानों पर अपनी कॉपी बनाते हैं। कुछ वायरस में कोड होता है जो फाइलों को हटाकर या सिक्योरिटी सेटिंग का स्तर घटा देते हैं, घटाकर अन्य आक्रमणों को आमंत्रित करते हैं, अन्य आक्रमणों को आमंत्रित कर अधिक डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। जैसे क्रीपर की बात की जाए, क्रीपर हो गया, है ना, मेलिशिया हो गया, आई लव यू एक वायरस है, कोड रीड हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, ये सब वायरस ही हैं। ठीक है। और क्रीपर ध्यान रखना है, जो द क्रीपर है इसको आप लिख लीजिएगा। द क्रीपर जो वायरस था ये दुनिया का पहला वायरस है, फर्स्ट वायरस है। और इस क्रीपर वायरस को हटाने के लिए जो एंटीवायरस बनाया गया था द रीपर। क्या बनाया गया था? द रीपर। तो क्रीपर वायरस सबसे पहले, हालांकि ये जो क्रीपर वायरस है ये इसको बनाया गया था, मतलब ये उस समय क्या था? अर्पानेट था, उस समय अर्पानेट था। ठीक है ना, उस समय इंटरनेट नहीं था तो अर्पानेट नेटवर्क था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट के समय में ये सबसे पहला वायरस था क्रीपर नाम का जो देखा गया, और इस क्रीपर नाम के वायरस को हटाने के लिए द रीपर प्रोग्राम बनाया गया। तो ये पॉइंट थोड़ा आप अपनी कॉपी पे कहीं पर लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बॉर्म।
वॉर्म एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपनी कॉपीज तैयार करता है, अपनी कॉपी बना सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर भी फैल सकता है। यह ईमेल या अन्य परिवहन युक्तियों का उपयोग कर भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जा सकता है। यानी वॉर्म जो होता है ये अपनी कॉपी बना सकता है, सेम जैसा हमारा वायरस होता है वैसा ही होता है, बट ये क्या करता है, अपनी एक कॉपी बना सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर भी ये फैल सकता है। ईमेल या अन्य परिवहन युक्तियों का उपयोग करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर यह जा सकता है। वॉर्म आपके कंप्यूटर डेटा और सिक्योरिटी को लगभग उसी प्रकार नुकसान कर सकता है जैसे वायरस, परंतु ये वायरस से इस प्रकार भिन्न है कि वे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्वयं ही कॉपी बना सकते हैं। अगला है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक हार्मलेस प्रोग्राम है जो इस प्रकार बनाया जाता है कि आप यह सोचने लगें कि आपको इसकी आवश्यकता है, पर जब आप इसे चलाते हैं तो यह नुकसान पहुंचाता है। यह सामान्यतः इंटरनेट से डाउनलोड के साथ आता है। ट्रोजन हॉर्स वायरस और वॉर्म की तरह अपने आप नहीं फैलते। अधिकतर वायरस प्रोटेक्शन प्रोग्राम केवल एक सीमित संख्या में ही ट्रोजन हॉर्स को ढूंढ सकते हैं। अपने कंप्यूटर को ट्रोजन हॉर्स से सुरक्षित रखने का अच्छा तरीका है केवल भरोसेमंद वेबसाइट पर ही जाना, है ना। जो भरोसेमंद वेबसाइट है वहीं पर आपको जाना है और चीज़ों को तब तक डाउनलोड करने से बचना है जब तक कि आपको उनके स्रोत के बारे में भरोसा ना हो। यानी जब तक आपको ऑथेंटिक ना लगे तब तक आपको ऐसे ही अनजान किसी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है, अदरवाइज फिर ये ट्रोजन हॉर्स आ सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा हैकिंग। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में घुसपैठ करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में घुसपैठ करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहा जाता है। हैकिंग डॉस यानी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का परिणाम भी हो सकता है। यह कंप्यूटर के सभी रिसोर्स को वैलिड यूजर द्वारा इस्तेमाल करने से दूर रखता है। इस प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को हैकर कहा जाता है। तो जो हैकिंग है ये क्या है, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में घुसपैठ करने की प्रक्रिया को ही हैकिंग कहते हैं। भाई बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क में हैं, आप अगर उसमें से किसी कंप्यूटर में घुसपैठ करते हैं तो वो हैकिंग है ना, और ये इलीगल होता है। तो यह कंप्यूटर के सभी रिसोर्स को वैलिड यूजर द्वारा इस्तेमाल करने से दूर रखता है और इस प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को हम हैकर कहते हैं। यानी जो ये काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हैकर बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, बाकी क्रैकर्स के बारे में और भी चीज़ें हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही रखेंगे और इस क्लास को अभी एक बार दोबारा से रिपीट करो, एक बार फिर से देखो, तब ये चीज़ें आपको और आसानी से समझ में आएंगी जो हमने आज इसमें डिस्कस की हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।